के पीछे थ्रेट ही लिखा हुआ था। अगर उन सबको थ्रेट है तो फिर उनको जिन लोगों ने थ्रेट किया वो आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? आपने ये क्यों नहीं बताया कि किसने इनको थ्रेट किया? केवल थ्रेट लिख करके, सिक्योरिटी दे करके कहीं आप अपने लोगों को मतलब वीआईपी बनाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि ये बदमाश भी वीआईपी है जिनको सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी। ऐसे अनेक लोग थे जिनका किसी भी पद से कोई सरोकार नहीं है, जिनको सिक्योरिटी देना तो दूर की बात है। उन जैसे लोगों की इंक्वायरियां होनी चाहिए कि ये लोग किस किस्म के लोगों के साथ संबंध रखते हैं। हैरानी की बात थी, कोई जवाब नहीं दिया हमें इस बात का। इसी तरीके से हमने जो किसानों की फसल खराब हो गई थी, जिसका बीमा क्लेम मिलना चाहिए था किसान को, उसके बारे में कॉलिंग अटेंशन दिया था, उसमें भी कोई चर्चा नहीं की। और कल एक नया काम हुआ। मैंने हमेशा एक बात कही है, आज फिर दोहरा रहा हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। जैसा आदेश भाजपा की तरफ से उन्हें दिया जाता है वो उस आदेश की पालना करते हैं। मैंने आपको अनेक उदाहरण इसके दिए, अब एक नया उदाहरण और दे रहा हूं। कल बहादुरगढ़ की नगर निगम का उसका वाइस चेयरमैन का चुनाव था और उस चुनाव के अंदर हमारे पास हमारी पार्टी के 14 पार्षद थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 13 पार्षद थे और कांग्रेस के 5 पार्षद थे। कांग्रेस के लोग आखिरी समय तक ये कह रहे थे कि हम अपने 5 लोग जो है अलग से अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, हम किसी के भी पक्ष में अपना मतदान नहीं करेंगे। ऐन आखिरी समय में उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा करने की बजाय पांचों के पांचों वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल करके, क्योंकि अगर वो पांचों अलग अपना खड़ा करते तो फिर हमारा प्रत्याशी जो है वाइस चेयरमैन बनता। लेकिन भाजपा नहीं चाहती थी कि हमारा बने, इसलिए इनको हुक्म दिया और उन्होंने उस हुक्म की तालीम करके पांचों वोट उनको डलवाने का काम करा। पांचों के पांचों लोग जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और वहाँ के लोकल विधायक के कहने के थे। लोकल विधायक ने स्पेशल टेलीफोन करके कहा कि आपने कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करना, आपने भाजपा के पक्ष में अपना मतदान करना। अरे तो मोड़ लगाई है मतदान पे। जब वोटों की गिनती हुई तो उनके 18 निकले और हमारे 14 निकले, तो साफ हो गया कि पांचों के पांचों कांग्रेस के लोग जो थे वो भाजपा के पक्ष में वोट डाल करके उन्होंने फिर एक बार ये साबित कर दिया कि आज बीजेपी कांग्रेस आपस में मिली हुई है। इसके अलावा कल एक बहुत शर्मनाक विधानसभा के अंदर एक ऐसा इशू आया जिसपे पूरे सरकार को शर्मसार होना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात है, सरकार ने अपनी गलती महसूस करने के बजाय फिर से कहीं स्पीकर को मजबूर करने का काम किया। कल एक विधेयक आया था, कल एक अमेंडमेंट लाई गई थी। अमेंडमेंट थी जल संसाधन विधेयक बिल था। उसमें जल संसाधन में क्या करना चाह रहे थे वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आप अलग अलग इंडस्ट्रीज को पीने के पानी की व्यवस्था करके देते हो, कहीं पीने के पानी की है, कहीं अदरवाइज और किसी चीज़ में यूज लेने के लिए ईंट के भट्टे को है और कई चीज़ों को दी जाती है। जहाँ 2000 रुपये 100 क्यूबिक का देते थे पानी का, अब उसका रेट बढ़ा करके 2000 बड़े का 4000 करके। पीने का जो पानी है उसका रेट 25 रुपये था, उसका 25 से बढ़ा करके 100 रुपया कर दिया। मतलब पीने का पानी भी महंगा कर दिया। लेकिन उसमें जो सरकार की पद्धति हुई आपने भी देखी होगी, जब ये विधेयक लाया गया, जब ये बिल दिया गया, उस वक्त के अंदर एक एमएलए ने, जगबीर मलिक जो कांग्रेस का एमएलए था, उसने पूछा मिनिस्टर से, जेपी दलाल से, कि ये अमेंडमेंट आप क्यों लेकर के आए, इसके पीछे मकसद क्या है आपका? तो वो इधर उधर देखने लग गया विधानसभा में। उसने दोबारा फिर पूछा, आखिर मंत्री को ये कहना पड़ा कि मुझे नहीं पता ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया। अरे तू मिनिस्टर है, अमेंडमेंट लेकर के आया, इस बिल को पढ़ करके आता, कम से कम तू बता तो सकता था भी हर बिल के ऊपर
क्यों लाया जाता है, नीचे उसका आंसर लिखा होता है, हम सब लोग उसको पढ़ते हैं। जब कोई कमी और खामी होती है तभी हम उस बात का विरोध करते हैं कि आपका जो आंसर है उसमें ये कमियां हैं, इसलिए वापस होना चाहिए। कितनी बड़ी फजीती सरकार की हुई कि मंत्री, और वो भी चीफ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट, इसका मतलब सीएम को जानकारी नहीं थी, इसलिए उठा करके उसने मंत्री के हवाले कर दिया। और मंत्री ऐसा निकला आगे से कि सारा का सारा जो है मंत्री ने वहाँ इस किस्म के हालात सरकार की खड़ी कर दी कि सरकार को इससे ज़्यादा और शर्म की बात हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। उसके इलावा इस सरकार की बेकायदियाँ, कमियाँ, खामियाँ जितनी भी उजागर कर सके वो थोड़ी है। आपको एक और इसी तरह का बिल बताता हूँ। पिछले बजट सत्र में हरियाणा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल बिल विधानसभा में लाया गया, इसका हमने विरोध किया था। और हमने इसका जब विरोध किया तो हमारा विरोध जो दर्ज हुआ था उसके साथ ये गवर्नर के पास भेज दिया गया। गवर्नर ने इसको उठा करके राष्ट्रपति को भेज दिया। राष्ट्रपति ने इसके अंदर विशेष रूप से अपनी तरफ से टिप्पणी करी और कहा कि इसके अंदर बहुत कमियां और खामियां हैं, इसके लिए सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार करे। सरकार को अपनी गलतियों का तब एहसास हुआ जब राष्ट्रपति की तरफ से टिप्पणी आई और फिर इन्होंने इसको वापस लेने का काम किया। इसी तरह पिछले सत्र में नगर निगम परिषद के 2 बिल सरकार की तरफ से लाए गए। उनको स्पीकर ने दोनों के दोनों जो बिल थे वो उन्होंने सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया। और सिलेक्ट कमेटी ने जब इसके ऊपर डिस्कशन किया और उन्होंने सरकार को लिखा कि नहीं ये गलत किया जा रहा है, तो फिर सरकार ने इनको भी वापस लेने का काम किया। मतलब किस तरह से जबरदस्ती हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ बहुमत के बलबूते पे हरियाणा प्रदेश के लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसी तरह से इस सत्र के दौरान भी पुलिस अमाइंडमेंट का भी एक बिल लेकर के आए, वो भी स्पीकर ने ये कह करके कि भी इसको भी इस सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। मुझे लगता नहीं कि ठीक है, इसलिए उसने इसको भी सिलेक्ट कमेटी को भेजा। इससे ज्यादा और सरकार की क्या फजीती होगी। मैं तो आपको आज 25 तारीख के लिए, 25 सितंबर के लिए अभी से निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। आप सब उम्मीद करूंगा कि 25 को फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर आप सब आएंगे और सब हम अपनी आंख से देखेंगे कि किस तरह से चौधरी देवीलाल के प्रति लोगों की श्रद्धा है और फिर से किस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों में उत्साह और जोश है। उसके साथ साथ एक चीज और कहना चाहूँगा, सरकार ने हर घर पे तिरंगे की बात की है। हम भी चाहते हैं, हर कोई इस देश का नागरिक चाहता है कि हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाएं, लेकिन आज़ादी के जश्न में किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हमने इसके लिए मेरे से सरसा के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जी आप इसके लिए हमारी क्या मदद करोगे। मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ मुझसे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि आप कुछ झंडे प्रोवाइड करो। मैंने कहा कितने करो। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप बताओ कितने दे सकते हो। मैंने कहा मैं अपनी तरफ से 50,000 झंडे देता हूं आपको, और भी अगर जरूरत पड़े तो आप मुझे बताना, मैं आपको 2 दिन के अंदर अंदर जितने झंडे कहोगे और प्रोवाइड करवाने का काम करूँ। हमने इस तरह से झंडे प्रोवाइड कराने का काम किया, लेकिन सरकार हमारे उन्हीं झंडों को उसके माध्यम से आपके राशन डिपो के माध्यम से, कमाल की बात है, राशन डिपो पे गरीब आदमी जाता है और उस गरीब आदमी से 25 रुपए लेकर के झंडा दिया जा रहा है। जो झंडा नहीं ले रहा गरीब आदमी, जिसने ये कह दिया कि मेरे पास तो, अब मेरे हल्के में जैसे कह दिया कि मेरे उन्होंने दे दिया, हमें तो मुफ्त में मिल गया, तो कहते हैं नहीं, या तो 25 रुपए दो, और 25 रुपए नहीं दोगे तो फिर आपको जो है 5 किलो राशन अब की बार जो आपका वो नहीं देंगे। किस तरह से गरीब आदमी को सरकार की तरफ से परेशान किया जा रहा है। ये जश्न नहीं, ये तो ये मान के चलो कि इस झंडे के बहाने से भी लोगों की जेब पे डाका डालने का काम कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जो है उनसे भी 1-1 दिन की तनख्वाहें ली जा रही है, वो भी जबरदस्ती ली जा रही है।
एक और नई चीज मेरे सामने आई थी, मैंने मुख्यमंत्री से कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने मेरी बात पे कोई सीरियसनेस दिखाने की बजाय जो टिप्पणी करी थी वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने उनको बताया था कि जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैंने कहा खास करके मैं सरसा जिला के बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि जितने ये लगे होते हैं आपके आरा जो लकड़ी के जो काटने के जो है, उनको डीएफओ ने बुला करके कहा कि भी आप सब जो है आपस में फैसला करो और हर आने वाले से 2000 से लेकर के 5000 रुपया इकट्ठा करके दो, ताकि हम झंडों के अंदर वो डंडी लगा सकें। जिसने डंडे दिए उन्होंने डंडे भी दिए साथ में लगाने के लिए, और डंडी आजकल हर घर में है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने उत्साह के साथ झंडा लगाना है वो अपने आप सारी चीजें अपने पास से देगा। लेकिन सरसा जिला में 2000 से लेकर के 5000 रुपया एक एक आरओ वाले से लिया गया। मैंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये बात लाई, मुख्यमंत्री का जवाब आगे से क्या था, वो बड़ी मतलब हैरानी वाली बात थी कि मुख्यमंत्री पे पद पे बैठा व्यक्ति अगर इस तरह की बात करे तो मेरे ख्याल वो कहीं किसी को भी शोभा नहीं देती। मुख्यमंत्री जी मुझे कहते हैं कि अभय जी इतने बड़े मेले में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, मतलब इससे ज्यादा और वो क्या कहना चाहेंगे। इसका मतलब उनको इस बात की चिंता ही नहीं है कि इस प्रदेश के अंदर इस तिरंगे के नाम पे भी लोग कलेक्शन कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि कोई 1 रुपया रिश्वत के रूप में ले, कोई 1 रुपया किसी से जबरदस्ती ले, चाहे कोई लाख ले, चाहे कोई करोड़ ले, उसके खिलाफ सख्ती से आदेश पारित करना चाहिए और सख्ती के साथ ही उसको निपटना चाहिए। कानून चाहे 1 रुपये का है, चाहे कोई करोड़ों का है, सबके लिए एक बराबर है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री की सीरियसनेस इस बात से पता चलती है कि वो किस तरह से इन चीज़ों को हंसी मजाक करके टालने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर आपको 25 तारीख के लिए इनवाइट करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप 25 तारीख को जब आएंगे, आप आए, आपने फतेहाबाद में कर रहे हैं, फतेहाबाद में आप आएंगे, आपका बहुत धन्यवाद। आपको जो विषय सबसे पहले उठाया था, जो फसल खराब हुई है और स्पेशल गिरदावरी की कल भी आपने मांग की थी लगे बोलते हुए, तो डिप्टी सीएम ने कहा कि सामान्य गिरदावरी चल रही है, वो स्पेशल गिरदावरी की तो बात ही नहीं आई, सामान्य गिरदावरी की उन्होंने कब्जी कर दी। अगर आपने स्टेज सुना हो तो कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो पहले दिन से बात कही है। हमारे यहाँ बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने नरमा और कपास बो रखा है। मैं पिछले दिनों सरसा जिले के एक गांव का कार्यक्रम मैंने बना रखा है। हमारा इलाका 90% कपास की खेती करने वाले हैं। 10% एरिया भी नहीं होगा जिसमें धान की खेती होगी। मेरे ख्याल 95% ऐसा होगा जहाँ कपास की खेती होती है। और वहाँ कोई भी गांव के अंदर किसी एक किसान ने मुझे ये नहीं कहा कि जी नरमे की फसल में कहीं कोई छोटा मोटा, हमें अब की बार उम्मीद है कि कोई 4 खोए लग जाएंगे। 80% लोगों ने कपास की खेती वाली जो जमीन थी, जहाँ कपास खड़ी थी, जहाँ पानी ठहर गया था बारिश का, उसको उन्होंने सारी की सारी जमीन को जो है कास्ट कर दिया। तो उसकी गिरदावरी होनी पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जिन्होंने कपास बोई थी, जिन्होंने खर्चा लगाया था, जिन्होंने खाद डाली, बीज डाला, ट्रैक्टर का तेल फूका, जिसमें पानी लगाए, जिसमें मजदूरी लगाई, उसको अगर कोई एक पैसा ही मुआवजे के रूप में नहीं मिलेगा तो वो किसान परेशान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सामान्य गिरदावरी कराओ, सरकार का काम है, लेकिन सामान्य गिरदावरी के साथ ये आदेश होना चाहिए कि जिस किसी की भी फसल खराब हुई है वो सामान्य गिरदावरी के अंदर भी उस चीज का ब्यौरा दे, बताए कि इसकी फसल जो है नरमे की यहाँ थी, मूंगफली की थी, ग्वार की थी, बाजरे की थी, कौन सी फसल थी जो खराब हुई है, इसके बारे में दे सरकार और उनको मुआवजा दे। दूसरा एक आपने और विषय उठाया था जो डेवलपर पंचायत मिनिस्टर ने फिर अभी तक देखा भी था, ट्रैक्टर में डीजल अपना डाल दिया, बीडीपीओ ने वो दिखा दिया, वो क्या विषय था? वो मामला ये था कि मेरे हल्के में एक गांव है तरकावाड़ी,
उसके साथ लगता गांव है शाहपुरिया, 1-1 किलोमीटर के गैप पे यही गांव पे है। वहाँ एक नाला निकलता है जिसमें हिसार से पानी आता है। जब भी बाढ़ आती है, जब भी बारिश ज़्यादा होती है, तो उस इलाके का सारा पानी उस नाले के माध्यम से आकर के घग्गर में गिरना चाहिए। वो बनाया इसलिए गया था नाला। वो नाला बनवाया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने राज में, ताकि किसान की फसल बची जा सके। और हमने उसको उस वक्त नाली के साथ जोड़ दिया था, लेकिन नई बारिश आई तो लोगों ने उसको कहीं कास्ट भी कर दिया होता। अब पिछले साल भी उस नाले में पानी आया था, और नाले में पानी आने की वजह से शाहपुरिया के किसानों की और तरकावाड़ी के किसानों की फसल खराब हुई। हमने अपनी तरफ से पिछली बार मशीनें लगा करके गांव ना डूब जाए इसके लिए उसका एक साइड का जो बांध था उस पर मिट्टी डलवाई थी। और मैंने सरकार से उस वक्त भी मांग करी थी कि अब इस नाले की सफाई करा करके आगे इस पानी का डिस्चार्ज हो, ताकि आने वाले समय में फिर ये दिक्कत न आए। लेकिन सरकार ने कागजों में तो दिखा दिया कि सफाई होगी, लेकिन कोई सफाई नहीं। सरकार की नीयत तो ठीक हो तो फिर तो नरेगा से भी साफ करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं साफ कराया। अब वहाँ क्या हुआ, फिर पानी आ गया, और पानी इतना ज़्यादा आ गया कि अब की बार फिर ये डर हो गया था कि ये गांव की तरफ अगर टूट गया तो गांव खत्म हो जाएगा। तो गांव के लोगों ने वहाँ जाकर के अपना पैरा लगाना शुरू कर दिया, और 3 ट्रैक्टर लगा दिए अपने मिट्टी डालने के। बाकी उन्होंने थैले भर लिए मिट्टी के, इंतजाम कर लिया कि एकदम से जरूरत पड़ेगी तो 500-700 बैग मिट्टी के इनको डाल करके हम रोक लेंगे। अपनी तरफ से प्रयास उन्होंने सारे किए। मैं स्वयं जा करके देख करके आया सारी चीज़। वहाँ पे मुझे गांव के लोगों ने शिकायत करी कि जी वीडियो की तरफ से कोई हमें 1 लीटर भी तेल नहीं दिया गया, जबकि सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार उसके लिए अगर ट्रैक्टर नहीं मुहैया करा सकती थी तो कम से कम उनको तेल देती है, उनको आश्वासन देते भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। उन्होंने उल्टा वीडियो ने वहाँ पे जेसीबी दिखा दी, वहाँ पे पोकलैंड दिखा दी, वहाँ पे 2-3 ट्रैक्टर दिखा दिए, ये सारे चल रहे हैं, उनका किराया दिखा दिया, उनके बिल पास कर दिए, उनको पैसे दे दिए, इस तरह का काम कर दिया। वो भी गांव के लोगों ने मुझे बताया, तो मैंने कल उसको मंत्री को बताया था कि इससे ज़्यादा बड़ी लूट, गांव डूबने लग रहे, लोग मरण लग रहे, और तुम फर्जी बिल बनाने लग रहे। और क्या करोगे इस प्रदेश में, कैसे लूटोगे इसमें? भगत सिंह जी, ये सम्मान दिवस समारोह में पहले नीतीश कुमार जी आते रहे हैं, क्या इस बार भी आने की उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी? आपको क्या लगता है नहीं आएंगे? मैं तो सोच रहा हूँ कि आना चाहिए। तो बिहार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बात कही थी कि इस देश में तीसरा मोर्चा बढ़ेगा। आप लोगों को नहीं जतती थी ये बात। आपको भी कहीं ये लगता था कि चौटाला साहब की उम्र दराज हो गई और अब शायद वो इस काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उसकी शुरुआत होगी कि नहीं होगी, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया महागठबंधन। इसी से ही सबक लेगा पूरा विपक्ष। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रीजनल पार्टियों को आहिस्ता आहिस्ता ईडी का डर दिखा करके, पैसे का लालच दे करके तोड़ना शुरू किया। जो शुरुआत इन्होंने सबसे पहले कर्नाटका में करी, कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र में करी, गोवा में करी, और इसके बाद झारखंड में करने का प्रयास किया, और अब कहीं बिहार में भी इसी काम में लगे हुए। लेकिन नीतीश जी ने इनको सबक दिया है। लोगों को ये बात नीतीश कुमार जी ने साबित कर दी कि भाजपा जो है प्रजातांत्रिक मामले में विश्वास नहीं रखती। ये तो बड़े तानाशाही के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका करारा जवाब मिला है। तीसरा मोर्चा हर हालत में बढ़ेगा, समय लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई 2 महीने में बढ़ जाए, 4 महीने में बढ़ जाए, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले इस देश में तीसरा मोर्चा पक्का होगा। बिहार में अभी जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद ये लग रहा है कि नीतीश कुमार सीएम फेस, चीफ प्राइम मिनिस्टर फेस 2024 में हो सकते हैं। क्या उस मोर्चे का हिस्सा बनेगा? हम तो पहले दिन से इस बात के पक्षधर है कि तीसरा मोर्चा बने।
हमारी तो सोच ही है, चौधरी देवीलाल ने ही इस देश में कांग्रेस का विकल्प ला करके दिया था, और वो भी तीसरे मोर्चे के रूप में ला करके दिया था। हम तो आज भी इसी पक्ष के हैं कि कोई भी व्यक्ति जो प्रजातंत्र में विश्वास और भरोसा नहीं रखते, उसके खिलाफ सबको लामबंद होकर के उसको सत्ता से बात करना चाहिए। चौटाला साहब, आपने विधानसभा में नशे का मुद्दा उठाया था, खासकर शिक्षा की बात करें, नशे का मुद्दा आपने विधानसभा में उठाया था और आपने बताया कि 2019 में आपने चिट्ठी भी लिखी थी। वही दमवाड़ी के विधायक की बात करें या काड़ीवाड़ी के विधायक की बात करें, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा रखा, लेकिन आप बार बार कहते रहते हो कि जो सरकार के लोग हैं वही नशा बिकवा रहे हैं शिक्षा में और आपके हल्के में। क्या आपने अपने लेवल पर आइडेंटिफाई किया कि कौन लोग हैं? मैंने तो सबूत दिए थे। आप आइडेंटिफाई की बात करते हो, फोटो दिखाए थे मैंने विधानसभा के अंदर, मेरे पास पड़े फोटो, आप देख लो कि कौन लोग हैं जो नशे के कारोबार में शामिल है। सत्ता के साथ गहरे संबंध रखने वाले लोग जो है उनके साथ ही नशे का कारोबार करते हैं। मैंने स्पष्ट तौर पे दिखाया था कि सुभाष बराड़ा के साथ 24 घंटे गाड़ी में रहने वाला व्यक्ति चट्टे के कारोबार में शामिल था, शामिल होगा आज भी, और उसके खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उसको पकड़ने की बजाय, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका मुकदमा जो बनना चाहिए था, उस मुकदमे में धाराएं हटा करके उसकी जमानत कराई। इससे बड़े सबूत तो क्या चाहिए सरकार को? मैंने तो यहां तक मुख्यमंत्री को बताया था कि गुड़गांव के कौन से पिलर नंबर के नीचे चिट्टा बिकता है, कौन से के नीचे स्मैक बिकती है, कौन से के नीचे हीरोइन बिकती है। कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। कल भी मैंने कितने बड़े सबूत दिए थे। आज एक एक बात उनके सामने रखी थी कि 3 गुना इजाफा हो गया। वो खुश होते हैं बेचारे। मंत्री कहता है कि हमने देखो पिछली 2019 में इतना गांजा पकड़ा और वो अब बढ़ करके 4 गुना हो गया था, जबकि बार 4 गुना पकड़े। इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी कि तुम्हारे यहाँ गांजा जो है और ज्यादा बड़ी संख्या में आना शुरू हो गया। वो तो आपने इतना तो पकड़ा है, पर उसका अगर बिका कितना होगा उस बात का अंदाजा लगाओगे आप इस बात से कि कितने लोगों की ओपीडी है। ओपीडी में बढ़ोतरी हो रही है तो नशे के कारोबार की बात नहीं की जा सकती है। फिर नशा बिक रहा है और नशा करने वाले लोग भी ज्यादा संख्या में आ गए। ओपीडी कम होगी तब हम ये मानेंगे कि नशे पे अंकुश है। अगर ओपीडी बढ़ेगी तो फिर पे अंकुश नहीं है। अकेले सरसा और हिसार 2 जिलों के सिविल हॉस्पिटल, सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल, बाकी हॉस्पिटल नहीं। सब डिवीजन के हॉस्पिटल अलग है, गांव के हॉस्पिटल अलग है, जिनमें ओपीडी अलग है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अलग है। उन 2 के अंदर मैंने कल बताया था 95,248 लोगों ने 1 साल के अंदर ओपीडी के अंदर जाकर के अपना नशा छोड़ने के लिए वो गए। उसमें 28,000 महिलाएं थी। इससे बड़ा सबूत और क्या है? आपकी खुद की ओपीडी बता रही है कि नशा बढ़ रहा है और आप कह रहे हो इस पर रोकथाम करेंगे। आखिरी पैरा आपने मेरा नहीं सुना होगा। सरकार कहती है उस पर कि अब हम इसकी रोकथाम के लिए आगे बढ़ेंगे। 8 साल सो रहे थे, क्या कर रहे थे? 5 मुख्यमंत्रियों की बैठक करी थी, हमारे मुख्यमंत्री ने बुलाए थे। अमित शाह जी आकर के गए, 5 मुख्यमंत्री बुला करके स्पष्ट तौर पे कह के गए कि हरियाणा आज की तारीख के अंदर सबसे बड़ा कारोबार अगर कहीं नशे का है तो इस प्रदेश में है। तो इनकी आंख खुल जानी चाहिए थी कि नहीं खुल जानी चाहिए? मैं तो कहता हूँ अमित शाह जी से, अगर वो मेरी बात को सुनेंगे मैं उनको चिट्ठी लिखूंगा, मैं उनको सारी डिटेल भेजूंगा। मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों के भरोसे आप हरियाणा छोड़ दोगे, ये प्रदेश हमारा खत्म हो जाएगा। नगर निगम का चुनाव जो पंचकुला का था, सोनीपत का था, लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया। ना सीनियर डिप्टी मेयर बना रही सरकार, ना डिप्टी मेयर बना रही। और अभी जो चुनाव आ रहे हैं पालिकाओं के परिषद के, अगर डिप्टी मेयर बन जाएंगे तो इनके जो एमएलए हैं वो फिर नगर निगम का पैसा कैसे खाएंगे? तो खा गए, लूट ले। नगर निगम तो लूट लिए कि नहीं लूट लिए? फरीदाबाद के नगर निगम के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला है। उसकी इंक्वायरी इसलिए बंद कर दी कि अगर इसकी इंक्वायरी हो जाएगी तो तुम सारे फंस जाओगे। गुड़गांव भी यही हाल है, करनाल का भी यही हाल है। आप ये देखो ना, विधानसभा में बताया जा रहा था
जो रजिस्ट्रियाँ 57,000 कुछ जो कोरोना काल में हुई, जिसमें 200 कुछ अधिकारियों को चपेटा गया था, उसमें क्लीन चिट दे दी ना इन्होंने। बोले हमने डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करा ली, इसमें कोई दोषी नहीं है। कैग की रिपोर्ट में दोषी पाए गए हैं। पहले सब मुख्यमंत्री ने यह बात स्वीकार करी है कि हाँ, रजिस्ट्रियों के अंदर बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। इनका जो एसीएस है, जो आज चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने अपनी इंक्वायरी के अंदर कितने अधिकारियों को इसके लिए दोषी ठहराया है। मतलब आप किसी एजेंसी को इंक्वायरी देने की बजाय विजिलेंस को दो, आप सीबीआई को इसकी इंक्वायरी सौंपो, उसको देने के बजाय अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, क्योंकि वो तो फंसते हैं, तो उन्होंने अपने आप ही सबको बचा देना है, उनसे क्लीन चिट ले लेते हो। इसी तरह शराब घोटाले में होगी, आप देखना थोड़े दिन में रिपोर्ट आ जाएगी कि इसमें भी कोई कुछ गड़बड़ नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट आई है ना, सीएजी की रिपोर्ट है, हाँ। सीएजी की रिपोर्ट है, सेक्रेटरी से बड़ा कल स्पीकर ने आपसे कहा कि आप अपनी सीमा में रहिए, वो कौन सी उसमें एक ऐसी बात थी जिससे उनको ज़्यादा तकलीफ हुई? उसी से पूछ ले जाके स्पीकर से, वही बता देगा आपको। स्पीकर को पता होना चाहिए विधायक की सीमाएं क्या है। हम विधानसभा में केवल इसलिए नहीं जाते कि वहां दस्तखत करके स्पीकर जो के उस बात को मान करके आ जाएंगे। विधानसभा का हर सदस्य अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, और मैं अपनी बात जब रखता हूं तो मुझे कोई ये कहे कि आप सीमा में रह करके बात करो, तो वो शायद उसकी गलतफहमी है। मैं हर बात सीमा में रह करके करता हूं, मुझे अच्छी तरह से पता है। ये तो दूसरी बार चुन करके इनको तो 6-7 साल बड़ी मुश्किल से, मैंने तो 25 साल काटे विधानसभा। अरे ऐसे ऐसे स्पीकर भी देखे हैं जो कहीं प्रजातंत्र में भरोसा ही नहीं करते। एक आदमपुर उपचुनाव होना, उसके लिए तैयार है अपनी पार्टी? चिंता ही ना कर, तू तारीख निकलवा।